हेलो 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 एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक। और आज के इस क्लास में हम करने जा रहे हैं ट्रू फॉल्स एंड एमसीक्यू ऑफ कॉन्टिजेंट असेट्स एंड कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। छोटा सा वीडियो होने वाला है और उसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है ट्रू फॉल्स एंड एमसीक्यू का, सॉरी पहला स्टेटमेंट क्या है ट्रू फॉल्स एंड एमसीक्यू का, देखते हैं। कंटिजेंट लायबिलिटी नीड नॉट बी डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अरे कल तो मैंने बार बार पढ़ाया था कि भैया कंटिजेंट लायबिलिटी को भी डिस्क्लोज करना पड़ता है, कंटिजेंट असेट को भी डिस्क्लोज करना पड़ता है। दोनों ही चीजों को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। कंटिजेंट असेट को हम डिस्क्लोज करते हैं कहां पर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट में, अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में, और कंटिजेंट लायबिलिटी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो टोटली फॉल्स है, क्योंकि ये कह रहा है कि हमें कोई डिस्क्लोज करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। प्रोविजन फेल्स टू मीट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है। प्रोविजन रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट करता है, इसीलिए तो बैलेंस शीट में शो किया जाता है, राइट। अगर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया ही मीट नहीं करता तो प्रोविजन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे आता, ठीक है। तो स्टेटमेंट भी फॉल्स है। अ क्लेम दैट एंटरप्राइज इज परसुइंग, यानी कि एक एंटरप्राइज है जिसने की केस कर दिया है थ्रू लीगल प्रोसेस वेयर द आउटकम इज अनसर्टेन इज अ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने केस किया है तो मैं क्या कहूंगी, भाई मेरे नाम को फलानी कंपनी ने खराब किया। फॉर एग्जांपल, मेरे नाम को फलानी कंपनी ने खराब किया है, ठीक है। अब मुझे उससे डैमेज चाहिए, मैं क्या कर रही हूँ, मैं डैमेज क्लेम कर रही हूँ। और अगर फ्यूचर में मुझे डैमेज मिलेगा तो मेरी लायबिलिटी नहीं है, वो मेरे लिए असेट है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, फॉल्स। नेक्स्ट, व्हेन इट इज प्रोबेबल दैट फर्म विल नीड टू पे ऑफ द ऑब्लिगेशन, ये प्रोबेबल है कि फर्म को पे ऑफ करना पड़ेगा ऑब्लिगेशन को। दिस गिव्स राइज टू कंटिजेंट लायबिलिटी, जब ये प्रोबेबल ही है, जब ये प्रोबेबल है कि फर्म को पे ऑफ करना पड़ेगा ऑब्लिगेशन, तो ये कंटिजेंट लायबिलिटी हुआ या प्रोविजन हुआ, ये बताओ, ठीक है। ये हुआ आपका प्रोविजन, देखो ठीक है, लिखा भी ना। When it's probable that firm will need to pay off obligation, this gives rise to provision। क्या है ये, प्रोविजन। तो स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स, क्योंकि प्रोबेबल नहीं होता कंटिजेंट लायबिलिटी में, प्रोबेबिलिटी नहीं होती, ठीक है। When financial obligation of an enterprise which arise from past event is termed as contingent liability, present financial obligation है, ठीक है, विच अराइज फ्रॉम पास्ट इवेंट, जो कि अराइज हो रही है पास्ट इवेंट से, तो उसको हम टर्म्ड करेंगे कंटिजेंट लायबिलिटी। फॉल्स है या ट्रू है, बताओ 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 बताओ। ये भी फॉल्स है। देखो हमने लायबिलिटी की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने लायबिलिटी की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी, देखो फिर से आओ, हमें पता है बहुत कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होता है। लायबिलिटी क्या होती है, लायबिलिटी इज अ प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, क्या वर्ड यूज है, प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, राइट। जबकि कंटिजेंट लायबिलिटी में क्या टर्म यूज है, देखो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, यहां वर्ड फाइनेंशियल नहीं है, यहां सिर्फ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। क्यों फाइनेंशियल वर्ड नहीं नहीं है यहां पर, बिकॉज अमाउंट इज नॉट सर्टेन एंड इन केस ऑफ लायबिलिटी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन इज अमाउंट इज सर्टेन, डिफरेंस है, ठीक है। तो स्टेटमेंट भी फॉल्स है। आगे आओ, कंटिजेंट असेट यूजुअली अराइज फ्रॉम अनप्लान्ड और अनएक्सपेक्टेड इवेंट दैट गिव राइज, कंटिजेंट असेट हमेशा अराइज होता है किसी अनप्लान्ड या अनएक्सपेक्टेड इवेंट से, जिसकी वजह से पॉसिबिलिटी होती है इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट टू द बिजनेस एंटिटी, पॉसिबिलिटी होती है आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, या इधर ए और बी। क्या होता है, कंटिजेंट असेट्स में हमेशा प्रोबेबिलिटी होती है इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक असेट, कंटिजेंट में क्या होते हैं, पॉसिबिलिटी होती है ऑफ एन इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। ये कह रहा है एन इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट इज प्रोबेबल, ये पता है कि पैसा आएगा ही आएगा, देन अ कंटिजेंट असेट इज डिस्क्लोज, ये आपको पता है कि पैसा आएगा ही आएगा, ये प्रोबेबल है, तो कंटिजेंट असेट को कहां डिस्क्लोज करोगे,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो लायबिलिटी को डिस्क्लोज करते हैं, कंटिंजेंट लायबिलिटी को। इन अ रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन केस ऑफ कंपनी एंड करस्पॉन्डिंग अप्रूविंग अथॉरिटी इन केस ऑफ एनी अदर एंटरप्राइजेस और इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो भैया कंटिंजेंट एसेट को कहां डिस्क्लोज किया जाता है? इन द रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी। तो बी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड, इन केस ऑफ ईदर आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज टू सेटल द ऑब्लिगेशन इज नॉट प्रोबेबल। ईदर आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज टू सेटल द ऑब्लिगेशन इज नॉट प्रोबेबल। हमें नहीं पता हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे ऑब्लिगेशन को सेटल करने, और द अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेड, और हमें जो अमाउंट पे करना पड़ेगा उसको हम मेजर नहीं कर सकते विथ सफिशिएंट रिलायबिलिटी। तो ये क्या है? प्रोविजन है या कंटिंजेंट लायबिलिटी है या लायबिलिटी है? लायबिलिटी में क्या था? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन था, पास्ट इवेंट था, अमाउंट सर्टेन था, ठीक है। प्रोविजन में प्रेजेंट ऑब्लिगेशन था, ठीक है, पास्ट इवेंट था, प्लस अमाउंट रिलायबली मेजर किया जा सकता था। यहाँ पे प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, ठीक है, या पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, पास्ट इवेंट है, बट अमाउंट को, लायबिलिटी को कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली। ये किस केस में होता था? ये होता था कंटिंजेंट लायबिलिटी के केस में, ठीक है। प्रेजेंट लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन अमाउंट विच कैन बी मेजर्ड रिलायबली। तो भैया हमने क्या पढ़ा था? प्रेजेंट लायबिलिटी, अनसर्टेन अमाउंट, ठीक है, प्लस रिलायबली मेजर्ड, मेजर कर सकते हो रिलायबली, है ना, मेजर कर सकते हो रिलायबली। तो क्या है भैया? ये सारी चीजें किसके केस में होती है? प्रोविजन के केस में होती है, राइट। इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटिंजेंट लायबिलिटी इज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटिंजेंट लायबिलिटी को रिकॉग्नाइज किया जाता है, नॉट रिकॉग्नाइज किया जाता है, या एडजस्ट किया जाता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंटिंजेंट लायबिलिटी को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, क्योंकि ना तो कंटिंजेंट असेट रिकॉग्नाइज होता है, ना ही कंटिंजेंट लायबिलिटी रिकॉग्नाइज होती है, सिर्फ और सिर्फ डिस्क्लोज होती है, राइट। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिस्क्लोजर एंड रिकॉग्निशन। इसके साथ आपके सारे ट्रू फॉल्स एंड एमसीक्यू कंप्लीट हो गए इस चैप्टर के, और ये चैप्टर भी हुआ कंप्लीट, राइट। जस्ट इन 7 minutes I have done, we have done, not we have, I have done, जस्ट इन 7 minutes हमने इसके ट्रू फॉल्स एंड एमसीक्यू कर लिए कंप्लीट। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू, और अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें। इस बार का सीए फाउंडेशन का रिजल्ट कैसा आया है आप सभी ने देखा है। 87,000 से ऊपर बच्चे आई थिंक फेल हो गए हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने अब एंट्रेंस को टफ बना दिया है। तो पढ़ाई में मन लगाएं और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे ध्यान दें। जब पास होने के लिए पढ़ेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। थैंक यू। इसके साथ अपनी तैयारी जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।